लड़कों को उतने कलर नहीं पता होते हैं, लड़कियों को पता होते हैं। तो नोट करेंगे भैया, लिखेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां। देखो, कार्यपालिका मैं आपको समझा चुका था। कार्यपालिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव हम किसको कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक तो साथी आपका हमारे यहाँ पर विधायिका होती है, जिसको हम आपका लेजिस्लेचर बोलते हैं। वो क्या काम करती है, कानूनों को बनाने का काम करती है, ठीक है, लॉ मेकिंग का काम करती है। एक हमारे यहाँ पर न्यायपालिका होती है, जुडिशरी, जो न्याय प्रदान करने का काम होता है। और जो आपका कार्यों का संचालन होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि राष्ट्रपति उन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्या पावर्स रखता है। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन सी शक्तियां इसके पास हैं एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो पहला लिखिए, आर्टिकल 53। क्या हमने पढ़ाया था आपको आर्टिकल 53 में, बताएं। आर्टिकल 53 में हमने बताया था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी हम कह सकते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन shall be vested in प्रेसिडेंट। यानी हमारी जो भी कार्यपालिका, यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम पिछली से पिछली क्लास को पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक जो भी पद हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक एक नाम सोचिए कि जो हमने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ा था। जैसे राष्ट्रपति हो गए, दूसरा नाम आप सोचिए तो आप कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति नाम आपने बताया था, तीसरा आपने हमको प्रधानमंत्री बताया था या मंत्रिमंडल बताया था, और साथ ही एक नाम हमने बात की थी भारत के महान्यायवादी। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपका संघीय कार्यपालिका है। तो ये सब संघ की कार्यपालिका के अंदर है। और साथ में आर्टिकल 53 में कह दिया गया कि संघ की जो कार्यपालिका है वह किस में निहित है, वह राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, वह किस में है, वह राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है, 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज। एड मतलब सहायता और एडवाइज मतलब सलाह, एडवाइज प्रेसिडेंट। अब देखो यहां पर ध्यान से हमको क्या समझना है, दो शब्द आए यहां पर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो क्या काम करेगी, एक तो एड और साथ में एक एडवाइस का काम करेगी। इसको ध्यान से समझना। मंत्रिपरिषद तो समझते हो ना, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में आपका क्या होता है, देखो अभी लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनावों के बाद में जो सरकार बनी वो किसकी सरकार बनी, जरा बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे लोकसभा चुनावों के बाद में आपका जो बीजेपी का गठबंधन है उसने सरकार बनाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई।
बीजेपी का गठबंधन ही बोले या बीजेपी के साथ में जो शामिल पार्टियां थी उन सब ने मिलकर के आपका सरकार बना ली। तो क्या जितने भी लोग आपका एमपी बने वो सभी मंत्री हो जाएंगे? तो आप लोग आगे चल के इस बात को पढ़ोगे कि जो मंत्रियों की संख्या होती है वह क्या होती है, आपका लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मंत्री हैं वो सभी लोग नहीं बन सकते हैं। 15% का एक क्या है, प्रोविजन है। 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जितने लोग मंत्री होते हैं, और मंत्री भी कितने प्रकार के होते हैं, मेरा प्रश्न आपसे है, तो आप कहेंगे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं आपका। ठीक है, एक तो आपका कैबिनेट होते हैं आपका, दूसरा आपका जो साथ ही स्टेट में होते हैं राज्य मंत्री होते हैं आपका, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो 3 तरह के मंत्री होते हैं, उन्हीं को मिला के क्या बनती है, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसके लिए है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए। यहाँ पर दोनों शब्दों को देखना, किसके लिए? सहायता के लिए और सलाह के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख हमेशा पीएम होता है। इस बात को भी कहीं किनारे पे लिख लेना। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। अच्छा, जैसे इन्होंने किसी मामले पर सलाह दी राष्ट्रपति को, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति इस सलाह को माने या ना माने। आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानेगा ही? किसी भी मुद्दे पर आपका जो मंत्रिपरिषद है वो सलाह देती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइज किया प्रेसिडेंट को, तो क्या उसको मानने के लिए वो बाउंड है? सबसे बड़ी बात यह है। तो आप कहेंगे भैया उसको मानने के लिए जो है राष्ट्रपति साहब जो है, जब वो पहली बार उनको सलाह भेजते हैं, तो राष्ट्रपति साहब के पास सिर्फ एक अधिकार है कि वो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर दोबारा से उन्होंने राष्ट्रपति साहब को वही सलाह भेज दी, चाहे तो संशोधन करके भेजें, चाहे वही जो पहले कहा था उसी को भेजें, तो राष्ट्रपति साहब इस बात के लिए बाध्य हैं, उनको वह सलाह माननी पड़ेगी। बात समझ गए? क्या बोलेंगे? सलाह को मानने के लिए क्या किया गया है? बाध्य किया गया है। तो कहीं किनारे पर लिखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। नोट करके ऐसे लिख लेना कि सलाह माननी ही पड़ेगी, सलाह माननी ही पड़ेगी। एडवाइज हैव टू फॉलो। दूसरी बात, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है इस सलाह को, जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगी, न्यायिक समीक्षा से बाहर होगी। बात समझ में आई? मतलब इसको, मतलब हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, हम क्या मतलब इसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती कोर्ट के द्वारा। न्यायिक समीक्षा समझते हैं? न्यायिक समीक्षा से मतलब होता है साथी कि कोर्ट ने जो कोई निर्णय दिया है आपका, या आपका जो उसको फिर से, ये जिसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे उसको, किसी भी तरह का जो न्याय है उस पर फिर से अगर पुनर्विचार हो तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जाता है, उसकी न्यायिक समीक्षा होती है। तो वो न्यायिक समीक्षा की भाई राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी है, तो इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि भाई आप ये बताएं कि भाई आपने क्या सलाह दी थी, या आपका जो इस सलाह को नहीं माना गया उसके क्या कारण थे। तो इनको कभी भी जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है। थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात थी। यहीं पर मैंने 2 चीजें और आपको बताई। कौन सी 2 चीजें बताई? एक तो मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी है, पहली बार लिख लेना इसको, देखना रेड कलर दिख रहा है, बताना जरा। पहली बार पुनर्विचार के लिए, पहली बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस बात को लिख लेना कहीं, पहली बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा नहीं। तो यहां पर क्या पावर है? सिर्फ और सिर्फ, आप कहेंगे भैया वो उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन सिर्फ वन टाइम रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन फिर से अगर भेज दिया तो वह उस पर जो है पुनर्विचार के लिए उसको फिर से नहीं लौटा पाएगा, और वो सलाह उसको माननी पड़ेगी। ये कब से किया गया? इसके लिए था 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th लिख लेना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। बात क्लियर है? लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं कि ही कैन रिटर्न फॉर reconsideration only one time. He can return for reconsideration only one time.
ठीक है, सिर्फ एक बार लौटा सकता है, लेकिन दोबारा जाएगी तो उसको इस बात को मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आर्टिकल देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी 54 आएगा, 54 आएगा। बच्चा गलत क्यों, ऐसा क्यों है? हम कोई क्रम से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रम से तो मैं आपको पढ़ा चुका ना, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका 54, तो 54 तो आपको पता होना चाहिए 54 में क्या है। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात 52 में की गई है, और 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में हमने क्या बात की थी आपसे भैया? इलेक्शन की बात की थी। तो आप कितने कमजोर बच्चे होने का परिचय दे रहे हैं अभी। मैं 74 लिख रहा हूं तो वो लिख रहे हैं कि नहीं 53 के बाद में तो 54 ही आना चाहिए। ये तो वो बात हुई कि पापा के साथ में मौसी आ गई कि नहीं मम्मी ही आनी चाहिए। पापा के साथ मौसी कैसे आ गई? इतने बुद्धू नहीं बनना है भाई। अच्छे बच्चे बनो, जैसे बाकी सब बच्चे हैं ऐसे ही आप भी बने। ठीक है, तो बताइए जरा, सलाह माननी पड़ेगी या नहीं? जी माननी पड़ेगी। आर्टिकल 77, हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स है। ठीक है, भारत सरकार के मतलब भारत सरकार के जो भी कार्य होंगे, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से, एसएससी सीजीएल में पूछा इस बार प्रीलिम्स में, राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाएंगे। जो भी कार्य होगा वो किसके नाम से माना जाएगा? कि वो राष्ट्रपति साहब के नाम से हुआ है। ठीक है, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कोई भी कार्य होगा भारत सरकार का किसके नाम से हुआ माना जाएगा? जो किसने किया है? कार्यपालिका ने किया है। जैसे मान के चलो आपका हमारी मंत्रिमंडल ने ही कोई कार्य किया, तो मंत्रिमंडल का वो कार्य भी किसके नाम से हुआ माना जाएगा आपका? तो आप कहेंगे कि वो सभी कार्यकारी जो या जो भी बोले कार्यपालिका के कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाएंगे। ओके, तो दिक्कत? आर्टिकल 77। फिर आता है आर्टिकल 78। अतिरिक्त बातें नहीं, शांत होकर बैठिए, सिर्फ इससे रिलेटेड बात किया करो। राष्ट्रपति, और क्या पावर दी गई है इनको? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, प्रशासन, विधि विधि निर्माण, जो लॉ मेकिंग हमारे होती है, विधि निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगा। जानकारी प्राप्त कर सकेगा। किसको अधिकार है ये, नाम बताइए जरा, और किससे ये अधिकार प्राप्त हुआ है? तो दोनों ही बातों को ध्यान देखना। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कैन गेट द इंफॉर्मेशन। ये दोनों अधिकार किसके? अब जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति साहब ने प्रधानमंत्री से कोई साथी जानकारी मांगी कि भाई प्रशासन संबंधित हो, प्रशासन समझते हैं ना, तो प्रशासन का मतलब क्या होता है? चीज़ों के एग्जीक्यूशन के लिए, संचालन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, जो भी वो रास्ता है या जो वे है, वही क्या है? प्रशासन है। ठीक है, शासन को चलाने के लिए आवश्यक तत्व ही क्या है आपका? तो वो है हमारा प्रशासन। तो प्रशासन संबंधी कोई भी, या आपका कोई लॉ बन रहा है, कोई विधि निर्माण हो रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी वो प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, जब इन्होंने इनसे जानकारी मांगी तो मुझे बताओ क्या प्रधानमंत्री इनको जानकारी दें, ये जरूरी है या नहीं? हाँ जी जरूरी है। ये बात नोट बना के लिखना है यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? छोटी सी बात लिखना, पीएम का कर्तव्य है, पीएम की ड्यूटी होगी ये, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा जानकारी को उपलब्ध कराना।